नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने टीवीएस रेडर 125 से जुड़े कई सारे रिव्यूज और राइडिंग अनुभव है। देखिए 125 सीसी सेगमेंट भारत में एक बहुत ही कह सकते हैं भीड़ भाड़ वाला बाजार है। बिल्कुल। जहां ज्यादातर बाइक्स बस किफायत और रोजमर्रा की भागदौड़ पर ही ध्यान देती हैं। लेकिन टीवीएस ने रेडर 125 के साथ एक बड़ा दांव खेला है। बिल्कुल। और वो दांव ये है कि क्या एक 125 सीसी बाइक एक ही समय पर 3 अलग-अलग उम्मीदों पर खरी उतर सकती है? कौन सी 3? क्या ये सच में स्पोर्टी हो सकती है, किफायती भी और साथ ही फीचर लोडेड भी? ये एक मुश्किल संतुलन है। हाँ, या फिर ये हर मोर्चे पर थोड़ा-थोड़ा समझौता है? यही आज की हमारी पड़ताल का मुख्य सवाल है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसकी परतें हटाकर देखते हैं और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो किसी भी बाइक की पहचान होती है, उसका इंजन। कागज पर तो ये ठीक लगता है, पर असल दुनिया में इसका क्या मतलब है? देखिए, असल दुनिया में खासकर 125 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ये आंकड़ा इससे सबसे फुर्तीली बाइक्स में से एक बना देता है। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ पावर नहीं बल्कि उसे देने का तरीका है। फ्यूल इंजेक्शन की वजह से थ्रॉटल का रिस्पांस जो है बहुत तेज है। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे ही आप एक्सीलरेटर घुमाते हैं बाइक तुरंत हरकत में आती है। शहर के ट्रैफिक में जहाँ आपको लगातार गाड़ियों के बीच से जगह बनानी पड़ती है, ये फुर्ती बहुत काम आती है। सही बात है। ये सिर्फ 0 से 60 की रफ्तार की बात नहीं है, ये उस आत्मविश्वास की बात है जो आपको ट्रैफिक में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और इसी से जुड़ा एक फीचर है जिसकी बहुत चर्चा होती है, राइड मोड्स। हाँ, इको और पावर। तो क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या इसका वाकई कोई फायदा है? यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये मतलब ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये टीवीएस की रणनीति को दिखाता है। रणनीति? कैसी रणनीति? वे एक ही बाइक में 2 अलग-अलग व्यक्तित्व बेच रहे हैं। अच्छा। एक जिम्मेदार बजट केंद्रित कम्यूटर और एक फुर्तीला वीकेंड राइडर। जब आप इको मोड में होते हैं तो इंजन का रिस्पांस थोड़ा नरम हो जाता है, जिससे माइलेज बेहतर मिलता है। बिल्कुल। ये आपके अंदर के उस समझदार इंसान के लिए है जो महीने के आखिर में पेट्रोल का खर्च देखना है। और पावर मोड? पावर मोड में स्विच करते ही बाइक का असली चरित्र सामने आता है। थ्रॉटल ज्यादा शार्प हो जाता है और बाइक ज्यादा तेज महसूस होती है। ये उस युवा के लिए है जो ट्रैफिक सिग्नल पर सबसे आगे खड़ा होना चाहता है या खुली सड़क पर राइड का मजा लेना चाहता है। तो ये गिमिक नहीं है? नहीं, ये उन युवाओं की मानसिकता को समझने की कोशिश है जो किफायत तो चाहते हैं लेकिन अपनी स्पोर्टी पहचान से समझौता नहीं करना चाहते। मतलब एक ही बाइक में 2 अलग-अलग अनुभव, ये तो वाकई में स्मार्ट सोच है। हाँ, लेकिन इतनी फुर्तीली पावर को काबू में रखने के लिए ब्रेकिंग और सस्पेंशन का भी उतना ही काबिल होना जरूरी है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? बिल्कुल सही सवाल। स्रोतों के मुताबिक इसमें 2 तरह के ब्रेकिंग सिस्टम आते हैं। 2 तरह के? हाँ, एक है डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS और दूसरा है सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम यानी SBT। ABS तो हम सब जानते हैं, ये पहियों को लॉक होने से रोकता है। हाँ, लेकिन SBT को समझना जरूरी है। हाँ, ये SBT क्या है और ये ABS से कैसे अलग है? कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। SBT का मतलब है कि जब आप सिर्फ पिछला ब्रेक लगाते हैं तो सिस्टम अपने आप थोड़ा सा अगला ब्रेक भी लगाता है। अच्छा। इससे ब्रेकिंग ज्यादा संतुलित और सुरक्षित हो जाती है, खासकर जब अचानक ब्रेक लगाना पड़े। तो ये ABS जितना एडवांस नहीं है? नहीं, ये पहियों को लॉक होने से नहीं रोकता, लेकिन नौसिखिया राइडर्स के लिए ये एक बहुत ही मददगार सेफ्टी फीचर है। ये फिसलने के खतरे को काफी कम कर देता है। और सस्पेंशन का क्या? इसमें पीछे की तरफ 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनो शॉक दिया गया है। एडजस्टेबल शब्द सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या आम राइडर इसका इस्तेमाल करता है? ज्यादातर लोग शायद इसे सेट करके भूल जाते हैं, लेकिन इसका होना ही एक बड़ा प्लस पॉइंट है। वो कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर कोई थोड़ा भारी भरकम है या अक्सर किसी को पीछे बिठाकर चलता है तो वो सस्पेंशन को थोड़ा सख्त कर सकता है, ताकि बाइक ज्यादा न दबे। बिल्कुल। वहीं अगर कोई अकेला चलता है और उसे आरामदायक राइड चाहिए तो वो इसे नरम सेटिंग पर रख सकता है। तो ये कस्टमाइजेशन का एक स्तर देता है। हाँ, और ये सेगमेंट की बाइक्स में आमतौर पे नहीं मिलता। ये उस प्रीमियम फील को और बढ़ाता है। ठीक है, तो तकनीकी तौर पर ये बाइक काफी मजबूत लग रही है। अब आते हैं असल राइडिंग के अनुभव पर। इन सभी स्पेसिफिकेशंस का सड़क पर क्या असर होता है? शहर के ट्रैफिक में इसके अनुभव को लेकर रिव्यूज में सबसे ज्यादा किस बात पर जोर दिया गया है?
अगर हम सभी राइडिंग अनुभवों का सार निकालें तो एक शब्द बार बार सामने आता है, आसान। आसान। हाँ, आसान। बाइक का वजन सिर्फ 123-125 किलो है। ये सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन जब आप इसे जाम में फंसी गाड़ियों के बीच से निकालते हैं, बिल्कुल, तब इसका असली फायदा समझ आता है। इसे मोड़ना, संभालना और पार्किंग में लगाना बच्चों का खेल लगता है। अच्छा। स्रोतों में इस बात का खास जिक्र है कि इसका टर्निंग रेडियस भी काफी कम है, जिससे तंग गलियों में यू टर्न लेना बहुत आसान हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ इसका हल्कापन है या कुछ और भी है जो इसे सिटी राइड के लिए इतना अच्छा बनाता है? हल्कापन तो एक हिस्सा है, दूसरा बड़ा कारण है इंजन और गियर बॉक्स का तालमेल। अच्छा। 5 स्पीड गियर बॉक्स के गियर काफी स्मूथ हैं और इंजन में निचले आरपीएम पर भी अच्छा टॉर्क है। इसका मतलब है कि आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, आप तीसरे गियर में भी धीमी स्पीड पर आराम से चल सकते हैं, जो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में एक बहुत बड़ी राहत है। ये तो भी शहर की बात, लेकिन जैसे ही शहर खत्म होता है और हाईवे शुरू होता है, तस्वीर कैसे बदलती है? स्रोतों में इसकी हाईवे परफॉर्मेंस को लेकर कुछ सीमाएं बताई गई हैं। हाँ। और यहीं पर हमें ये याद रखना होगा कि ये है तो 125 सीसी की ही बाइक। सही बात है। ये 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बहुत आराम से चलती है। वीकेंड पर 100-150 किलोमीटर की राइड के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही आप 90 से ऊपर जाते हैं, इंजन पर तनाव महसूस होने लगता है, उसकी आवाज तीखी हो जाती है और हैंडल बार में हल्की वाइब्रेशन भी महसूस हो सकती है। तो इसका मतलब साफ है कि ये लंबी दूरी की टूरिंग के लिए तो नहीं बनी है। बिल्कुल, इसे आप एक स्प्रिंटर समझिए, मैराथन रनर नहीं। स्रोत इस बारे में मतलब बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो हर वीकेंड पहाड़ों पर या दूसरे शहरों में 400-500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। तो ये सिटी प्लस हल्की हाईवे राइड्स के लिए है। एकदम सही, उस काम के लिए बेहतरीन है, लेकिन ये एक डेडिकेटेड हाईवे क्रूजर का अनुभव नहीं दे सकती। और राइड की क्वालिटी कैसी है? हमारा देश गड्ढों और स्पीड ब्रेकरों के लिए मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस तो अच्छा है, पर सस्पेंशन इन झटकों को कैसे झेलता है? यहाँ मिली जुली राय है। ज्यादातर शहरी सड़कों, टूटी फूटी गलियों और सामान्य स्पीड ब्रेकरों पर इसका मोनोशॉक सस्पेंशन बहुत अच्छा काम करता है। मतलब ज्यादातर झटकों को सोख लेता है। हाँ, एक राइडर ने अपने अनुभव में बताया कि कैसे वो दिल्ली की टूटी फूटी सर्विस लेन से गुजर रहे थे और उन्हें एक बार भी चिंता नहीं हुई कि बाइक नीचे से टकराएगी। यही 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस का असली फायदा है। बिल्कुल, लेकिन अगर सड़क बहुत ज्यादा खराब है या कोई बड़ा और अचानक गड्ढा आ जाए तो सस्पेंशन थोड़ा सख्त महसूस हो सकता है। मतलब झटका राइडर तक पहुंचता है। हाँ, थोड़ा बहुत। तो एक तरह से ये आराम और स्पोर्टी हैंडलिंग के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सही कहा। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर भारतीय खरीदार के मन में सबसे पहले आता है, माइलेज कितना देती है? सबसे जरूरी सवाल। ARAI का दावा तो 71.94 किलोमीटर पर लीटर का है, जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। और वो है भी। ARAI के आंकड़े एक आदर्श नियंत्रित लैब जैसी स्थिति में निकाले जाते हैं। असल दुनिया में जहाँ ट्रैफिक है, सिग्नल हैं और हमारा राइडिंग का तरीका है, ये आंकड़ा मिलना नामुमकिन है। तो फिर असल दुनिया के आंकड़े क्या कहते हैं? 55 से 62 किलोमीटर प्रति लीटर की रेंज काफी बड़ी है। हाँ। क्या स्रोतों में इस बात पर कोई संकेत है कि असल में ज्यादातर लोगों को 55 के करीब माइलेज मिलता है या 65 के? यह एक बेहतरीन सवाल है। स्रोतों का विश्लेषण करने पर यह पैटर्न सामने आता है। क्या? कि जो लोग ज्यादातर शहर के भारी ट्रैफिक में और पावर मोड का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए चलाते हैं, उन्हें 55 से 58 किलोमीटर पर लीटर के आसपास का माइलेज मिलता है। अच्छा। वही जो लोग खुले रास्तों पर एक स्थिर गति से और ज्यादातर इको मोड में चलाते हैं, वो आसानी से 62 से 65 किलोमीटर तक का आंकड़ा छू लेते हैं। तो ये पूरी तरह से राइडर और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, लेकिन 55 का आंकड़ा भी इस बाइक की परफॉर्मेंस को देखते हुए बुरा नहीं है। और 10 लीटर का फ्यूल टैंक होने का मतलब है कि एक बार टैंक फुल कराने पर कम से कम 500-550 किलोमीटर की रेंज तो मिल ही जाएगी। ये रोज ऑफिस या कॉलेज आने जाने वालों के लिए काफी सुविधाजनक है। उन्हें बार बार पेट्रोल पंप के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसी व्यावहारिकता में एक और चीज जुड़ती है, रख रखाव का खर्च, मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, 125 सीसी सेगमेंट में होने के कारण इसके पार्ट्स और सर्विसिंग की लागत 150-160 सीसी की स्पोर्टी बाइक्स के मुकाबले काफी कम होती है। तो ये बजट के प्रति संवेदनशील खरीदारों के लिए आकर्षक है। बहुत ज्यादा। ये इसे उन छात्रों या पहली नौकरी करने वाले युवाओं के लिए एक बहुत आकर्षक विकल्प बनाता है जिनका बजट सीमित होता है। तो अब तक की चर्चा से ये लग रहा है कि ये बाइक युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
स्रोत इसके आदर्श खरीदार के बारे में क्या बताते हैं? क्या ये सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है? ये मुख्य रूप से युवा खरीदारों को टारगेट करती है, लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ी और बड़ी है। अच्छा। ये उन सभी के लिए है जो दिल से युवा हैं और अपनी रोज की राइड में थोड़ा रोमांच चाहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट, पहला जॉब करने वाला युवा, या फिर वो लोग भी जो 30-35 की उम्र में हैं और अपनी पुरानी बोरिंग कम्यूटर बाइक से अपग्रेड करके कुछ स्टाइलिश और मजेदार चाहते हैं, लेकिन बड़ी बाइक का खर्च नहीं उठाना चाहते। एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्रोत में एक उदयपुर और दिल्ली जैसे शहरों का उदाहरण इसीलिए दिया गया है। ये वो जगह हैं जहां ट्रैफिक में फुर्ती, अच्छा लुक और कम खर्च, तीनों चीजें मायने रखती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बाइक उन लोगों के लिए एक स्मार्ट अपग्रेड है जो 100-110 सीसी की बाइक से आगे बढ़ना चाहते हैं? ये कहने का बिल्कुल सही तरीका है। ये एक ऐसा अपग्रेड है जो परफॉर्मेंस और स्टाइल तो देता है, लेकिन माइलेज और रखरखाव के मामले में जेब पर भारी नहीं पड़ता। ये उस खाली जगह को भरता है जो एक पारंपरिक कम्यूटर और एक महंगी परफॉर्मेंस बाइक के बीच मौजूद थी। लेकिन कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होती। एक संतुलित तस्वीर के लिए हमें इसकी कमियों पर भी नजर डालनी होगी, उन पहलुओं पर जहां ये खरीदार को निराश कर सकती है। जरूरी है। हाईवे परफॉर्मेंस के अलावा और किन चीजों का जिक्र स्रोतों में किया गया है? कुछ रिव्यूज में 2 बातों का जिक्र बार बार आया है। पहला, फ्रंट ब्रेक। हाँ, कुछ राइडर्स का मानना है कि डिस्क ब्रेक होने के बावजूद उसमें वो बाइट या तीखापन नहीं है जिसकी उम्मीद एक स्पोर्टी बाइक से की जाती है। मतलब? ब्रेक काम करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा और जोर से दबाना पड़ता है। ये तो सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी इसकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस है। एलईडी हेडलाइट दिखने में तो बहुत मॉडर्न लगती है, पर रात में हाईवे पर या कम रोशनी वाली सड़कों पर इसका फैलाव और तीव्रता कुछ राइडर्स को अपर्याप्त लगी। अच्छा। शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट की रोशनी में तो ठीक है, लेकिन पूरी तरह अंधेरे में ये शायद उतना आत्मविश्वास न दे पाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर टेस्ट राइड के दौरान ध्यान देना चाहिए। हाँ, खासकर रात में। और एक और व्यवहारिक पहलू है, अगर बाइक पर 2 लोग बैठे हों और साथ में सामान भी हो तो क्या होता है? यहाँ पर इसका 125 सीसी का दिल और हल्का वजन थोड़ा आड़े आता है। पावर में कमी महसूस होती होगी? हाँ, 2 लोगों के साथ चढ़ाई पर या ओवरटेक करते समय पावर में कमी महसूस होती है। साथ ही अतिरिक्त वजन के साथ बाइक तेज गति में थोड़ी कम स्थिर महसूस हो सकती है। ये एक जरूरी बात है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है जो अक्सर किसी और के साथ यात्रा करते हैं। तो ये तो हुई पूरी पड़ताल। अब अगर हम शुरुआत वाले अपने सवाल पर वापस लौटें, क्या टीवीएस रेडर 125 वाकई स्पोर्टी, किफायती और फीचर लोडेड तीनों हो सकती है? इन सभी स्रोतों के विश्लेषण के बाद आपका क्या निष्कर्ष है? मेरा निष्कर्ष ये है कि टीवीएस ने आश्चर्यजनक रूप से इस संतुलन को साधने में काफी हद तक सफलता पाई है। अच्छा। ये अपने सेगमेंट की सबसे स्पोर्टी और फीचर लोडेड बाइक्स में से एक है, और ऐसा करते हुए ये एक बहुत ही सम्मानजनक माइलेज भी देती है। लेकिन हाँ, ये एक मास्टर ऑफ ऑल नहीं है। इसकी सीमाएं हैं, खासकर हाईवे पर। तो ये अपनी पहचान को लेकर स्पष्ट है। बहुत स्पष्ट है। ये एक प्रीमियम फीचर से भरपूर सिटी कम्यूटर है जिसे रोमांचक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये उन लोगों के लिए जो अपनी रोज की राइड को उबाऊ नहीं बनाना चाहते। एक ऐसी बाइक जो ऑफिस जाने के रास्ते को भी थोड़ा मजेदार बना दे। बिल्कुल, ये रोजमर्रा के जीवन में रोमांच का एक छोटा सा इंजेक्शन है जो बजट की सीमाओं के अंदर आता है। ये अपनी कीमत को स्टाइल, फीचर्स और शहर में मजेदार परफॉर्मेंस के साथ सही ठहराती है। हमारे स्रोतों के विश्लेषण से ये तो साफ है कि रेडर 125 अपने सेगमेंट में एक बहुत ही मजबूत दावेदार है। इसमें कोई शक नहीं। ये बातचीत एक और दिलचस्प सवाल खड़ा करती है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। और वो क्या है? जब हम इस बाइक को इसके सीधे प्रतिद्वंदियों जैसे बजाज पल्सर 125 या हीरो ग्लैमर एक्सटेक के सामने रखते हैं तो लड़ाई बहुत करीबी हो जाती है। हाँ, मुकाबला कड़ा है। स्रोतों ने हमें रेडर की खूबियां और खामियां बता दी, लेकिन असल खरीदार के लिए अंतिम फैसला अक्सर एक बहुत ही व्यक्तिगत चीज पर आकर टिकता है। सही बात है। तो सोचने वाली बात ये है कि इन तीनों में से किसी एक को चुनने वाले खरीदार के लिए वो निर्णायक फैक्टर क्या हो सकता है? क्या वो सिर्फ लुक है, या ब्रांड की वफादारी, या फिर टेस्ट राइड के दौरान महसूस होने वाला वो कनेक्शन? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।